लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा संदेश, वंदे मातरम के 150 साल का खास जश्न, 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग का ऐलान। युवाओं को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, युवाओं को सही दिशा देना जरूरी, भारत को अपने विकास के मानक खुद तय करने होंगे, जेन जी और जेन अल्फा की बात सुने बोले भागवत। बेंगलुरु में आतंकी कनेक्शन का बड़ा खुलासा, टीटीपी से कथित संपर्क में युवक गिरफ्तार, संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों पर पुलिस की नजर, पूछताछ में साजिश के आरोपों की जांच तेज। लगातार दूसरे साल किले नहीं पहुंचे राहुल खड़गे, स्वतंत्रता दिवस समारोह से दूरी पर सियासी घमासान, बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, 2024 की सीटिंग को लेकर फिर उठा विवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन देश की बात का। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मना रहा है। दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराकर देश को संबोधित किया और विकसित भारत के संकल्प के साथ युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। वहीं पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास, रोजगार, छात्रों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को देश की बड़ी ताकत बताते हुए सही दिशा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। तो उधर गोवा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान डीजीपी आलोक कुमार की तबियत बिगड़ने से कुछ देर के लिए चिंता का माहौल बन गया, हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई गई है। साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य के विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए। तो स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर देश और राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर आज होगी विस्तार से चर्चा। स्वतंत्रता दिवस पर देश आज अपना 80वां जश्न मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से इस राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई करने पहुंचे थे। इस साल का आयोजन इसलिए भी खास क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया गया। पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया गया। समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान भी दिया जा रहा है और ये भी दिखाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में अपना योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत भी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, कुछ चीजें मैंने बताई है लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी केवल सरकार नहीं होती है, देश का मतलब हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो हम बहुत सुनते हैं। आने वाले 1 दशक में फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों ना हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों ना होना चाहिए। आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं,
आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता। आज हमारा देश 80वां स्वतंत्र दिवस मनाया है। आज हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ठीक लाल किला के सामने है, जहां से ठीक थोड़ी देरी पहले ही बात की जाए कि देश के प्रधानमंत्री ने यहां के लोगों को संबोधित किया। और आज की जो बात करूं, आज का जो इस साल का स्वतंत्र दिवस बेहद खास है, क्योंकि वंदे मातरम थीम के रूप में सेलिब्रेट हुआ है 150 साल पूरा होने को लेकर। और जो सरकार का 2047 का विजन है, उसके द्वारा देश के प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया है, जहां तमाम छात्र से लेकर सैनिक बल मौजूद है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि पर लाल किला के ठीक सामने तस्वीर दिखाने के लिए कि किस तरीके से वंदे मातरम के थीम पर पूरे लाल किला को डेकोरेट किया गया है। और आज जो छात्रों को भी जो बैठाया गया था, वो भी पूरे वंदे मातरम के थीम पर ही उनको लाइन से बात की जाए कि व्यवस्था की गई थी। पूरा सुरक्षा व्यवस्था तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो आज संबोधित किया है, उसमें ज्यादातर युवाओं की बात की है, रोजगार की बात की है, नई टेक्नोलॉजी की बात की है कि किस तरीके से जब 2047 में हमारा देश 100 साल पूरा हो जाएगा आज़ादी को लेकर, तो 2047 तक हमारा कैसे विकसित भारत बनेगा। इसीलिए 2047 का विकसित भारत का आपको पीछे पोस्टर्स दिखाई दे रहा होगा कि उसके थीम पर देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है पूरी जनता को। तो चलिए जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री ने जो संबोधित किया है लाल किला से, आज हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हम यहाँ पे कुछ आए छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सलोनी यादव मैम। क्या कहना चाहोगे, हमारा देश आज 80वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है? यस मैम, मेरे को लगता है कि जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे और बहुत सारे ऐसे सेनानी थे, ऐसे नेशनलिस्ट थे और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपने लिए जान दी, और हमें इससे बहुत प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो लेजर लाइफ जी पा रहे हैं, जो इतनी आसान, जो इतनी जो हमें करना है वो कर पा रहे हैं, जो हमें वो फ्रीडम, जो लिबर्टी हमें मिल रही है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से मिल रही है। एंड वी शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। आप क्या कहना चाहोगे? वंदे मातरम के थीम पे आज स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। माय नेम इज़ श्वेता यादव। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, एंड मुझे बहुत ज़्यादा गर्व भी हो रहा है। और मैम, वंदे मातरम तो बेस्ट ही है, और हमें सबसे अच्छा तो लग रहा है कि यहाँ पे लाल किला पे सबसे पहली बार वंदे मातरम पूरा, और वो भी हम बच्चों ने गाया है। तो बहुत लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि भगत सिंह हो गया, झांसी की रानी वगैरह होंगे, सब ने बहुत ज़्यादा ही इसके लिए, आज़ादी के लिए लड़े थे, और हम आज बैठे हुए हैं उनके सामने। हम तो ये कहेंगे जो एजुकेशन पे प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए, और बच्चों को सुनना चाहिए, और उनसे बात करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करना। युवाओं के लिए आज प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा बात की है, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, या आने वाले दिनों में एआई का चाहे गेमिंग का जोन हो, मार्केटिंग और तमाम चीज़ों को लेकर ज़्यादातर आज देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं की बात की है। किस तरीके से युवा सोचती है? मैं तो खुश हूँ जो ऐसे उन्होंने हमारे बारे में सोचा, बट ये है जो वो इस पे काम करे ज़्यादा अच्छा होगा, वो करके दिखाए, बोलने से पहले वो करे, ऐसा ज़्यादा खुशी होगी जो वो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बोले तो बेटर है। तो जैसे कि देखिए किस तरीके से छात्रों में कुछ आइए बात करते हैं। वंदे मातरम का थीम, आपने ड्रेस भी पहन रखा है वंदे मातरम को, बात की जाए कि आप लोगों ने आज बहुत खूबसूरती से वंदे मातरम लिखा था, तो इस पर आप लोग क्या कहोगे, जो आप लोगों ने आज वंदे मातरम के थीम पे हमारा देश सेलिब्रेट कर रहा है? जी, हम यहाँ पे 1 अगस्त से आ रहे हैं, रोज़ 15 अगस्त तक हम लोग रोज़ 6 से 10 घंटा यहाँ पे होते थे। हम सबकी बहुत मेहनत लगी है, और मेन मेहनत लगी है आर्मी वालों की, एयरफोर्स की, नेवी की, दिल्ली पुलिस की। हमने उनको खुद प्रैक्टिस करते देखा है, जितने घंटे वो प्रैक्टिस करते थे हमने तो उनके आगे कुछ भी नहीं करा, तो मेन मेहनत तो उनकी है। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार तिरंगा फहराया। इसके पहले उन्होंने परेड की सलामी ली और वंदे मातरम गाया। झंडोत्तोलन के बाद सीएम कार्यक्रम को संबोधित करते भी नजर आए, और उन्होंने इस दौरान कहा कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। बिहार की लगभग 85% आबादी गांव में रहती है, इसीलिए महीने के आखिरी रविवार को पंचायत दिवस कार्यक्रम शुरू कराया गया है, जिससे गांवों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बल बिहार में है। बिहार के स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी की तैनाती भी की जाएगी। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। ये छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूटी में तैनात रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, बिहार में शिक्षा, उद्योग और खेल को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर मैं बताना चाहूंगा कि हम अगले नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपए का निजी इन्वेस्टमेंट लाएंगे। झंडोत्तोलन के बाद 13 विभाग अलग अलग थीम पर अपनी झांकियां निकालती भी नजर आई और इन झांकियों ने सभी का मन भी मोह लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए लिखा, आज हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये गौरवशाली अवसर हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का स्मरण कराता है जिनके संघर्ष से हमें स्वतंत्र भारत मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को नागपुर में कहा कि युवा देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो देश को बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में समाज पर बोझ बढ़ सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनसंख्या लाभांश तब होता है जब किसी देश में काम करने की उम्र वाले लोगों की संख्या बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हो। इस देश के पास काम करने वाली बड़ी आबादी होती है जो आर्थिक विकास में मदद कर सकती है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि 30 साल बाद युवा भी बुजुर्ग हो जाएंगे, इसीलिए उन्हें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। भागवत ने युवाओं से भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से विकास और प्रगति के मानक खुद तय करने चाहिए। भागवत ने कहा कि युवाओं को पहले समझना होगा कि भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और न्यूजीलैंड जैसे देशों से अलग है। उसे विकास और प्रगति के लिए अपने मानक बनाने चाहिए। भारत का हिस्सा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोच से दुनिया को भविष्य की राह दिखाएं और उसमें संतुलन लाएं। हमें इसके लिए तैयारी भी करनी होगी। भारत की अपनी गरिमा, सम्मान और सर्वोच्च प्रतिष्ठा है। देश किस तरह का विकास चाहता है और प्रगति उसका मानक क्या होगा, इस पर भारत को खुद विचार करना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने करीब 9 दिन पहले मुंबई में जेन जेड और जेन अल्फा के 1 घंटे तक संवाद किया था। उन्होंने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार है। हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। ये बड़ा बयान भागवत ने दिया था। इधर शनिवार को पणजी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गोवा के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार मंच के पास बेहोश हो गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में चिंता फैल गई। अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर बनता नजर आया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि डिहाइड्रेशन के कारण कुमार बेहोश हो गए थे। उन्हें मेडिकल जांच के लिए स्ट्रेचर पर एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। ये घटना स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान हुई, जब मुख्यमंत्री सावंत पुरस्कार बांट रहे थे। मंच से उतरते समय कुमार को बेचैनी महसूस हुई और बेहोश होने से पहले उन्होंने पानी भी पिया था। बाद में गोवा पुलिस ने बताया कि कुमार के जरूरी मेडिकल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स आदि की जांच की गई है और वे सामान्य पाए गए हैं। गोवा पुलिस के पीआरओ ने एक बयान में कहा, उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उनके जरूरी मेडिकल पैरामीटर्स की जांच की गई है, सब कुछ सामान्य है। कुमार अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है और अधिकारियों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गोवा को केंद्र के तरफ से 2050 करोड़ रुपए का कैपिटल रेवेन्यू मिला है, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने सड़क और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही नए बोरिंग ब्रिज की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही सरकार का लक्ष्य आने वाले 6 महीनों में 6000 से 8000 नई नौकरियां पैदा करना भी है। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि युवाओं को अपनी समस्याओं का समाधान मांगने और नए विचार साझा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर भी युवाओं को सावधान रहने को कहा है और कहा कि सोचने की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इंटरनेट से मिलने वाली किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसकी जांच परख जरूरी है। मुख्यमंत्री ने काजू और नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल्द काजू बोर्ड और नारियल बोर्ड बनाए जाने की भी घोषणा की है। तो वहीं उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों और सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार एसटी समुदायों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री के इन ऐलानों को गोवा के विकास और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के 80th इस इंडिपेंडेंस डे पे पूरे भारत देशवासियों को इस स्वतंत्र दिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस देश के स्वतंत्र में जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया, त्याग किया,
इनको भी मैं याद करता हूँ और इनके साथ साथ देश के आज के युवाओं की नई जिम्मेदारी है। भारतीय स्वतंत्र का जिस तरह से हम अभिमान, हमें गर्व है, वहीं निभाते हुए हमारी विकसित भारत की जिम्मेदारी भी इस भारत के युवा पीढ़ी के ऊपर है। मैं बस यही कहूँगा कि भारत तो स्वतंत्र हो गया है, विकसित भारत करने की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखी है, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, डिजिटलाइजेशन में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, तो वही भारत देश आगे लेने की जिम्मेदारी आज के युवाओं के ऊपर है। वही वो आगे ले और विकसित भारत का सपना साकार करे। सही में यही मैसेज मैं आज के इस देश के स्वतंत्र दिन के अवसर पर सब कुछ। देश भर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर दक्षिण स्थित बीजेपी कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद रमेश अवस्थी का स्वागत किया और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ध्वजारोहण के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई। इस दौरान नेताओं ने देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी और जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। समारोह में कार्यकर्ताओं ने देश हित और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। के अवसर पर सभी हमारे कानपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, हम सब लोग भी उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए कानपुर को भी विकसित कानपुर बनाने का संकल्प लें और जो भी कानपुर के विकास में हो सकता है हम सब लोगों को मिलकर जुलकर करना चाहिए। ग्लोबल स्तर पर अभी एनर्जी को लेकर स्थिरता बनी हुई है। इस बीच भारत सरकार ने फ्यूल एक्सपोर्ट को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार ने विमानन, टरबाइन ईंधन और ऑटोमोबाइल फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है। हालांकि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरें शनिवार से प्रभावी हो चुकी हैं। इन बदलावों के तहत एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल गेंस टैक्स 2.5 रुपए प्रति लीटर घटाकर 19 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल निर्यात पर सरकार ने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 24 रुपए प्रति लीटर पर बरकरार रखा, जबकि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से 1.5 रुपए प्रति लीटर को घटाकर शून्य कर दिया गया है। पेट्रोल निर्यात पर लगने वाला ये टैक्स भी शून्य कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्कों में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने बताया कि कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन की पिछली समीक्षा के बाद से इंटरनेशनल प्राइस के आधार पर हर 15 दिनों पर टैक्स रेट्स में संशोधन किया जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल भी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। साल 2025 में भी दोनों ने हिस्सा नहीं लिया था और इस पर भाजपा नेता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक ही नहीं है, उनकी सोच दिमागी नक्सल जैसी है। रक्षा मंत्रालय ने राहुल और खड़गे को स्वतंत्रता दिवस समारोह का औपचारिक निमंत्रण भेजा था, हालांकि दोनों कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे। इसके पीछे 2024 का विवाद बताया जा रहा है, जिस समय कांग्रेस ने राहुल की सिटिंग व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई थी। आपको बता दें कि 2014 के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, क्योंकि किसी पार्टी के पास जरूरी 55 सीटें नहीं थी। साल 2014 में कांग्रेस को 44 और 2019 में 52 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। इसके बाद राहुल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे। इस साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्हें 5वीं पंक्ति में बैठाया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार ने राहुल को पीछे की सीट देकर नेता प्रतिपक्ष के पद का अपमान किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि समारोह में पहुंचे ओलंपिक खिलाड़ियों को विशेष सम्मान देने और आगे बैठाने के कारण क्रम में बदलाव करना पड़ा था। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज यानी शनिवार को यूपी में जश्न का माहौल देखने को मिला। योगी ने लखनऊ में विधान भवन में ध्वजारोहण किया। समारोह में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया, फिर राष्ट्रगान हुआ, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद कलाकारों ने बुंदेलखंड, ब्रज, पूर्वांचल के गीतों पर डांस पेश किया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश के कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम योगी ने शहीदों और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम योगी भगवा पगड़ी में नजर आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक धोती कुर्ता पहने नजर आए। इसके पहले योगी ने सीएम आवास पर भी ध्वजारोहण किया। यहां उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर हमें अराजकता, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें देश को बांटने वाली, कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। उन्होंने साफ कहा है कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। इनके लिए हम काम करेंगे तो परिणाम और बेहतर होंगे। उधर पूरे प्रदेश में घरों से लेकर दुकानों और बड़ी बड़ी इमारतों पर तिरंगा लहरा रहा है। चौराहों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक को तिरंगे और झंडों से सजाया गया था। देशभक्ति वाले गाने बजते रहे, जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। आगरा में बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। काशी में बाबा विश्वनाथ को तिरंगा स्वरूप में सजाया गया। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रखी गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर भर में 25,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक जवान तैनात किए गए। लाल किले के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है। लाल किले के आसपास विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसमें 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और AI आधारित वीडियो एनालिटिक्स शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पहुंचे हुए थे लाल किले पर, और जहां से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। इधर उत्तर जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा बंथिया ने PTI को बताया, पिछले साल राजधानी में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की है। सुरक्षा योजना में प्रवेश द्वारों और लाल किले के आसपास कई स्तरों पर चेकिंग व स्क्रीनिंग के साथ साथ किसी भी संभावित खतरे या आपात स्थिति से निपटने के लिए समर्पित एंटी टेरर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म शामिल हैं। लाल किले सहित शहर के रणनीतिक स्थानों और अन्य संवेदनशील इलाकों में 25,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक जवान तैनात हैं। बंथिया ने कहा, एडवांस लियाजन, मॉक ड्रिल और अग्रिम सूचना भी दी गई ताकि सभी एजेंसियां तैयार रहें और किसी भी आपात स्थिति में समन्वित प्रक्रिया हो सके। लाल किले के अंदर और बाहर 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए थे। ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम से जुड़े हुए हैं और लाइव फीड को एक समर्पित कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। DCP ने बताया कि ये निगरानी प्रणाली सुरक्षा कर्मियों को संदिग्ध गतिविधि, भीड़ संबंधी मुद्दों और अन्य कानूनी व्यवस्था की स्थितियों का रियल टाइम में पता लगाने में मदद करेगी, जिसमें रिस्पांस टीमें तुरंत कार्रवाई कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानूनी व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। रिस्पांस टीमें तैयार हैं और रणनीतिक स्थानों पर भी तैनात किए गए हैं। इधर चमोली की विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में हादसे के करीब 42 घंटे बाद 8वां शव बरामद हुआ है। सचिव आपदा प्रबंधन विभाग विनोद कुमार सुमन ने इसकी पुष्टि की है। शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया। मजदूर की पहचान छत्तीसगढ़ के देवनाथ के रूप में हुई है। 13 अगस्त की शाम अचानक पानी और मलबा आने से टनल में 22 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 12 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 मजदूर अब भी लापता हैं। टनल के अंदर रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। सबसे बड़ी मुश्किल पानी है जो टनल में लगातार रिस रहा है। पंपों से पानी बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उसके साथ आया मलबा अब दलदल बन चुका है। यानी रेस्क्यू टीमों के सामने सिर्फ पानी निकालने की चुनौती नहीं है, पहले पानी कम करना है, फिर मलबे के बीच रास्ता बनाना है और उसके बाद 2 लापता मजदूरों की तलाश करनी है। सवाल ये भी है कि अचानक इतना पानी और मलबा टनल में आया कहां से और अंदर इस वक्त हालात क्या हैं। समझिए टनल के अंदर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी स्थिति। टनल के अंदर सबसे पहले पानी का स्तर कम करने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए 7 डिवॉटरिंग पंप लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन पानी का रिसाव पूरी तरह रुक नहीं रहा। यानी पंप जितनी तेजी से पानी निकाल रहे हैं, टनल के अंदर फिर पानी पहुंच रहा है। पानी कम होने के बाद भी रास्ता साफ नहीं होगा। पानी के साथ आया मलबा नीचे जमा है और कई जगह दलदल जैसा हो गया है। इसीलिए रेस्क्यू टीम को पानी निकालना, मलबा हटाना और सुरक्षित रास्ता बनाना, तीनों काम साथ साथ करने पड़ रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने आतंकी कनेक्शन के चलते पश्चिमी बंगाल के एक युवक को अरेस्ट किया है। युवक की पहचान 25 साल के आसफुल मलिक के रूप में हुई है। उसे 11 अगस्त को
बोमासंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया से पकड़ा गया। वो बेंगलुरु के जिगनी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था। जानकारी अब सामने आई है। मलिक पर आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के एक सदस्य के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान में हमलों की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मलिक टीटीपी में शामिल होकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हमले करना चाहता था। उसे बेंगलुरु के जिगनी इलाके में संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों और आतंकी संगठनों से कथित संपर्क के चलते पकड़ा गया है। पुलिस का दावा है कि मलिक ने पहले फेसबुक पर अफगानिस्तान के इमरान हैदर नाम के व्यक्ति से संपर्क बनाया। इमरान हैदर के टीटीपी से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में मलिक ने बताया कि वो पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर गुस्से में था। उसका मानना है कि पाकिस्तानी सेना मस्जिदों और आम लोगों पर हमले कर रही है। मलिक ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर पाकिस्तान के रुख को लेकर भी नाराजगी जताई थी। पुलिस का कहना है कि उसे भारत में मुसलमानों को परेशानी होने पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए उकसाया जा रहा था। बंदी सिखों की रिहाई और पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड में शामिल जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा आज गवर्नर हाउस की ओर कूच कर रहा है। मोर्चे के सदस्य मोहाली के वाईपीएस चौक के पास जुटे, फिर चंडीगढ़ की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी और आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जिससे पहले पुलिस ने मोहाली से चंडीगढ़ जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग भी कर दी थी और अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रोन में लगे स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने कहा कि प्रशासन आपके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए तैयार है, किसी भी तरह की अशांति ना फैलाएं। यहां भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। रोष मार्च से एक दिन पहले शुक्रवार को पहले जेल में बंद जगतार सिंह हवारा का वीडियो सामने आया, जिसमें हवारा ने 15 अगस्त के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण रखने की अपील की। उन्होंने समर्थकों से शरारती तत्वों से सावधान रहने और युवाओं से वॉलंटियर बनकर प्रदर्शन के दौरान व्यवस्था संभालने को कहा था। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। एक बार फिर से राष्ट्र टीवी की पूरे परिवार की ओर से आप सभी को आजादी के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।